एस्टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, जिसका डेट रखा गया है, तो हम उसका प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। 9 सितंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन उसमें पूछने की संभावना है, क्योंकि पैटर्न यही है आपका। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जीवन पर्यंत शिक्षा की अवधारणा देती है, तो ये सही हो जाएगा। कहीं भी किसी तरह की किसी समय अनुभवों से शिक्षा मिल रही है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर में आपका कहा जा रहा है कि परिवार बच्चे को शिक्षा देता है, तो अनौपचारिक शिक्षा देता है। घर परिवार में बच्चे को जो शिक्षा मिलता है वो अनौपचारिक शिक्षा होता है, जबकि औपचारिक शिक्षा जो है विद्यालय में दिया जाता है, महाविद्यालय कॉलेज वगैरह में ये सब औपचारिक शिक्षा होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमको आदर्शवाद जोर देता है। आदर्शवाद जोर देता है किस पर? तो ये आध्यात्मिक स्तर पर भी देता है और सामाजिक स्तर पर भी देता है और मानसिक स्तर पर देता है। सभी आंसर इसका सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए। तो रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक का जो लेखक है वो प्लेटो है, तो इसका मिल जाएगा इसमें प्लेटो है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक जो था रूसो था। एजुकेशन टुडे के लेखक जो था जॉन डेवी था और गीतांजलि का लेखक जो था रविंद्रनाथ टैगोर। तो देख लीजिए इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारतीय शिक्षा में कितने प्रकृतिवाद की अवधारणा को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया? तो 5 का आंसर ये हो जाएगा, टैगोर जी ने किया था औपचारिक रूप से प्रारंभ। प्राकृतिकवाद मतलब उनका कहना था कि बच्चों को जो शिक्षा मिलने चाहिए वो प्राकृतिक के खुले वातावरण में होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल में शांति निकेतन विद्यालय में दिया जाता था, उसी तरह से सभी बच्चों को उनका सोच था कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को शिक्षा मिले। जैसे कोई बागीचा हो, कोई गार्डन हो, बहुत सारा पेड़ पौधे खुले हो, उसके नीचे है जो बच्चे बैठे और बच्चे बैठ करके गुरु उसको शिक्षा दे, उनका ये मानना था। तब बच्चों में बहुत अधिक विकास होगा, ऐसा टैगोर जी का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि NCERT का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभागों के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार करना है, जो डैश के स्तर पर केंद्रित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत केंद्रित रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाजवाद से सहारा मिला? तो इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखकर। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर के बाद 8 नंबर में चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जो, तो ये हो जाएगा 8 का आंसर आपका। देख लीजिए यहाँ पर सब ऑप्शन देखना होगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे, ये भी सही है आपका। जो प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान करे, ये भी लोकतांत्रिक में आता है। जो समान अवसरों को मान्यता दे, ये भी आता है। तो ये आपका सभी कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में, शिक्षा में अवसरों की समानता संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना किसी भेदभाव के शैक्षणिक संस्थानों को सभी के लिए खोलना, यही कहलाता है समानता का शिक्षा या अवसर की समानता का शिक्षा। चाहे वह जिस समुदाय का बच्चा हो, उसे समान भाव से समान रूप से शिक्षा देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना ही कहलाता है शिक्षा में अवसरों की समानता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के 1 के तहत ऐसा वर्णन किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 221 के 1 में ऐसा प्रावधान है कि हमारे देश के अंदर जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष बालक है उसको सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। यह इससे पहले नहीं था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 ईस्वी में, तब 21 के 1 को जोड़ा गया और ऐसा प्रावधान लाया गया कि हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, चाहे वो जिस समुदाय का हो, जिस संस्कृति का बच्चा हो, उसे अनिवार्य शिक्षा देना है। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान की भी बात किए कि अनुच्छेद 21 के 1 में वर्णित है। पहले जो था मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित था, मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है, अभी भी है, लेकिन इससे पहले जो है यह संवैधानिक अधिकार था, है ना। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन तो मौलिक अधिकार के रूप में इसे बदल दिया गया।
शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 11 नंबर में चलते हैं। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। यह कैसे? तो सामाजिक परिवर्तन इससे होता है, व्यक्तिगत परिवर्तन इससे भी होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है। ये सभी ऑप्शन आपका आंसर सही है, उपयुक्त नंबर डी हो जाएगा। रचनात्मक उपागम का उद्गम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के विकार के बारे में कह रहा है, महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता पिता का शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर। थोड़ा बने रहें हमारे साथ वीडियो में, 2 मिनट टाइम लेंगे आपसे। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ थोड़ा, 1 मिनट। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, माता पिता का शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर का। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका रहता है? तो माता पिता के शैक्षणिक का सामाजिक स्तर में, समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा है, माता पिता पढ़े लिखे हैं न। अगर ऐसा माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तो उसके बच्चे संस्कारी होते हैं और समाज में बेहतर कर पाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर कहा जा रहा है आपका, 13 नंबर था ना, 13 नंबर का था, माफ़ कीजिएगा इसको, ये आपका आंसर डी हो जाएगा, डी कर लेंगे इसको। ये बालक का सामाजिक और आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण में ये महत्वपूर्ण कारक माना जाता है बालक के विकास में, यानी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और बौद्धिक। इसको काट देंगे आप, डी कर लेंगे, ऑप्शन 13 का डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में है आपका, विद्यालयों में समस्या समाधान योग्यता के पोषक का एक महत्वपूर्ण तरीका है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, परामर्शदाता की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये आपका आंसर देख लीजिए इसमें, तो इसमें महत्वपूर्ण आ जाएगा, प्रशिक्षित होना भी जरूरी है, गोपनीयता भी जरूरी है और व्यक्ति की मर्यादा में विश्वास, भी सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर में चलते हैं हम लोग, ब्रेल का उपयोग किया जाता है। ब्रेल एक पद्धति है जो नेत्रहीन व्यक्तियों को कार्य में, इसके काम में आता है, नेत्रहीन बच्चे को पढ़ने के लिए कार्य में आता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसकी आविष्कार जो हुआ था, इसको ब्रेल लिपि भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1825 ईस्वी में लुई ब्रे ने किया था और इस आविष्कार के बाद नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा में क्रांति आ गई। वो जो उम्मीद नहीं थी कि वो नेत्रहीन बच्चे भी पढ़ेंगे कभी भविष्य में, ब्रेल लिपि के आविष्कार से उनको यह अनुभव हो गया कि हम भी पढ़ लिख सकते हैं और अच्छी तरह से हम अपना समाज में योगदान दे सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो पूछ देगा कि नेत्रहीन व्यक्तियों के पढ़ने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेल लिपि। और खोज किसने किया था? लुई ब्रे ने 1825 ईस्वी में। अब इसमें जो है ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल होता है ना, और इसमें 6 बिंदु होता है। एक आयताकार होता है इस टाइप से और इसमें 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं इसमें, है ना। तो पूछ देगा कि ब्रेल लिपि में कितने जो आयताकार बॉक्स होते हैं, सेल होते हैं, इसमें कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। और इसमें जो होती है अलग अलग आकार के 64 अक्षर रहते हैं, यानी अक्षरों की बात करें तो 64 अक्षर इसमें होता है। इसी को वह छू करके, अनुभव कर करके वो सीखता है और पढ़ने के लिए भी सीख जाता है और लिखने के लिए भी सीख जाता है, बिना आँख होते हुए भी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अवसर वंचित बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। जो बच्चे वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उनको पढ़ाने की कोई विधि है, उस विधि का नाम पूछ रहा है। तो देखिए उसको पढ़ाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण में बच्चों के लिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, ये आपका सही आंसर है। और उसके साथ साथ बच्चों को स्व अवधारणा को ऊंचा उठाना होगा, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 1991 में, जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ था, उसके बाद बिहार में जो है शिक्षा परियोजना शुरू हुई थी। ये याद रखिएगा आपको। बिहार में शिक्षा परियोजना का एक आदर्श शिक्षा परियोजना माना जाता है, जिसका उद्देश्य था कि स्थिर शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक शिक्षा को सुधार करना, यानी गुणात्मक शिक्षा लाना, जो त्रुटियां थी उसमें उसको सुधार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुदलियर डॉक्टर मुदलियर थे। भारत सरकार ने वर्ष 1992 ईस्वी में डॉक्टर मुदलियर की अध्यक्षता में, इनके अध्यक्षता में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम आपको लेकर। 20 नंबर देख लीजिए, कह रहा है ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित अनुदेशन विधियों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है और ज्ञान के स्वरूप, उसकी सीमा तथा प्रामाणिकता विषय प्रश्नों को उठाना दर्शन शास्त्र के लिए नितांत आवश्यक माना जाता है। ज्ञान के विषय में इन प्रश्नों को उठाना तथा इनका समाधान देना आदि विषय दर्शन की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निर्माणात्मक मूल्यांकन योग देता है। तो इसका देख लीजिए, पाठ्य चर्चा के प्रगतिशील के आकार में, ये भी सही है। पाठ्य चर्चा की प्रभावशीलता में, ये भी सही है। और श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण में भी सही है। तो ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दूरस्थ शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा की बात कह रहा है तो अधिगम उन्मुख भी है, बाजार उन्मुख भी है और अनुभव उन्मुख भी है। क्योंकि शिक्षा जो दूरस्थ की बात कर रहा है तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पाठ्य चर्चा क्रियान्वयन संबंधित है। तो ये संबंधित है मूल्यांकन से, परिवर्तन से और शोध से, सभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा पर समान पहुंच संबंधित है। तो समान पहुंच संबंधित है समावेशी शिक्षा। देखिए, समान शिक्षा तभी मिलेगा जब सभी को एक रूप से शिक्षा दिया जाएगा, एक तरह की शिक्षा दिया जाएगा, तो समावेशी शिक्षा। दूसरी बातों में कहें तो विद्यालय में बहुत सारे संस्कृति, बहुत सारे सामुदायिक प्रवृत्ति के बच्चे आते हैं, तो उसको समान नज़रिए से देखना, समान भाव से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोमा कारण है। ग्लूकोमा जो कारण है यह दृष्टि संबंधित एक रोग होता है, दृष्टिबाधिता। ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है जिससे बच्चे देख नहीं पाते हैं और अच्छे से किताबों को अध्ययन नहीं कर पाते हैं। यह रोग जो होता है आँख में होता है, जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि हो जाती है, यानी देख नहीं पाता है। यदि ठीक से इसका उपचार नहीं किया जाए तो दृष्टि अस्थायी और अस्थायी हानि हो सकती है, मतलब हमेशा के लिए वह हमेशा हानि में चला जा सकता है, लिख पढ़ नहीं सकता है। इसी संबंधित जो इससे संबंधित आँख से संबंधित कुछ बीमारियां जो होती है वो, और जैसे कोई बोल देता है कि पढ़ने संबंधी, कोई बच्चा पढ़ने में उसको दिक्कत आ रहा है, तो पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो उस बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया। उसी प्रकार से अगर लिखने में किसी को दिक्कत आ रहा है तो उसको कहा जाता है डिसग्राफिया। कोई बच्चे को मैथ बनाने में दिक्कत आ रहा है, मैथ नहीं बढ़िया से कैलकुलेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चों में एक रोग है जिसका नाम है डिसकैलकुलेटिया। बोल नहीं पा रहा है बच्चा तो उसमें भी एक बीमारी है, उसका नाम होता है डिस्फेसिया। और बर्तनी संबंधी, ये सभी शिक्षा से संबंधित है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा। अधिगम क्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सैमुअल अर्क ने किया था, तो ये भी याद रखना है। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सैमुअल किर्क ने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय के बाधा मुक्ति वातावरण में शामिल है। तो ये शामिल किस में है? साइड रेलिंग के साथ रैंप में भी सही है, ग्राउंड फ्लोर पर कक्षा कक्ष में भी सही है, अनुकूलित फर्नीचर में भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, इनका कहना था, वाइगोस्की जो था रूस के वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, इनका कहना था बच्चों के संबंधित में कि संस्कृति और शिक्षा से ही बच्चों में विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक सब जहाँ भी आवे, सामाजिक और संस्कृति, तो ये वाइगोस्की का ही होता है का स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेव वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत या सामाजिक संरचना का विकास का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार कहा गया था कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक, परिवार वालों, समाज के लोग, विद्यालय, मित्र मंडली और परिवेश में, ये सभी का भाषा पर अधिक विचार प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा था बच्चों से संबंधित में कि बच्चों में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसमें विचार आता है। लेकिन इसके अपोजिट में एक था
जीन पियाजे। जीन पियाजे का कहना था कि नहीं, पहले बच्चों में विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। तो ये सभी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, भारतीय शिक्षा के पाठ चर्चा का निर्माण मुख्यतः प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बाल मनोविज्ञान से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर में चलते हैं हम लोग। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्राप्तांकों को क्रमबद्ध श्रेणी में लगाया जाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, हम बने रहेंगे हमारे साथ। 29 नंबर का 29 नंबर में देख लीजिए यहाँ दिया गया है। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा भी माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर है, पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार है। तो ये क्रिया किसका प्रकार है? शारीरिक विकास संबंधित क्रिया का, ये भी सही है। साहित्यिक क्रियाएं, ये भी सही है। और कला संबंधित क्रियाएं, ये भी सही। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए सुकरात की विधि आधारित होता है। देखिए सुकरात की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर क्लास में प्रश्न पूछता है तो उसी को कहा जाता है सुकरात की विधि। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सुकरात विधि में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 31 नंबर के बाद 32 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 31 का हो गया आपका। 31 का सुकरात का वार्तालाप आधारित है, सुकरात की विधि आधारित है, ये हो गया था आपका। इसमें वार्तालाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न पूछना से नहीं, सुकरात विधि आधारित होता है वार्तालाप से। जब बच्चे क्लास में वार्तालाप करते हैं अपने सहपाठियों से या फिर अपने शिक्षक से, जो शंका होता है मन में पूछ लिया करते हैं, तो उसी को कहा जाता है। तो वार्तालाप में प्रश्न भी आ जाता है, तो इस सेट्टिक आंसर आपका हो जाएगा वार्तालाप। तो सुकरात की विधि आधारित होती है वार्तालाप से, 31 का सी हो जाएगा। सुकरात एक मनोवैज्ञानिक था। उनका मानना था कि ज्ञान तथा नैतिक एवं राजनैतिक नियमों की सार्वभौमिकता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर उचित आधार पर केवल व्यक्तिगत खोज और वार्तालाप की प्रवृत्ति से ही हो सकती है, यह कथन दिया था सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्दिष्टि पाठ्याचार्य वास्तविक पाठ्याचार्य से समान नहीं है, ये आपका सत्य है। चलिए 33 नंबर आपका जो है आपका मैथ से संबंधित है। 25 वर्षीय लड़का जिनकी मानसिक आयु जो है 16 वर्ष है, और IQ क्या होगा? IQ देखिए पूछ रहा है, देखिए 25 वर्ष का लड़का है, मतलब इसका जो है रियल आयु 25 वर्ष है और मानसिक आयु दिया हुआ है। तो IQ बराबर सूत्र होता है, क्योंकि IQ का फॉर्मूला लगाना है, तो IQ बराबर सूत्र होता है कि मानसिक आयु, मानसिक एज, MA लिखिएगा, मानसिक आयु शॉर्ट में लिख रहे हैं, बता डेट ऑफ बर्थ होता है, DOB, डेट ऑफ बर्थ और इंटू 100 है ना, इसको होता है 100। तो इसको करेंगे आप, तो इससे संबंधित हो जाएगा आपका, जैसे 25 वर्ष का लड़का है, इसको आप बैठा लीजिएगा, यहाँ IQ निकल जाएगा। यहाँ MA यानी वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है? मानसिक आयु 16, तो 16 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और बटा डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका 25 वर्ष हो रहा है, तो ये वास्तविक आयु हो गया। डेट ऑफ बर्थ को ही 25 वास्तविक आयु कहा जाता है, इंटू 100 हो जाएगा, 100। तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 104 हो जाएगा, और 16 चौका 64, तो उसका कितना आ जाएगा? 64। 33 का ए हो जाएगा, उसका IQ लेवल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चलिए 34 के बाद हम 34 में चलते हैं। 34 में कह रहा है कि मानसिक आरोग्य के उद्देश्य हैं, तो इसका उद्देश्य जो होता है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये सही है। मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना, ये भी सही है। और मानसिक रोगों का उपचार करना, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट है NCET, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है, मतलब इसका कार्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NCERT का मुख्यालय दिल्ली में भी स्थित है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसका 35 का आंसर सी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका सी हो जाएगा। भुवनेश्वर में है NCET की, मैंने पूर्वी क्षेत्र कह रहा है ना, तो पूर्वी क्षेत्र में भुवनेश्वर भी आता है, तो भुवनेश्वर में इसका जो है हेडक्वार्टर है अवस्थित, क्षेत्रीय कार्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। 36 नंबर में देख लीजिए, 36 नंबर में कह रहा है मैथ बनाना है आपको, इसमें इसका आंसर सी आ जाएगा निकल के। चलिए 37 नंबर में देख लीजिए, 37 का आपका आ जाएगा बी। उसी प्रकार से 38 का देख लीजिए, 38 नंबर का, 38 का जो है डी निकल के चला आएगा इसका। देखिए पहले होता है 5,
हमेशा, उसके बाद 3 कभी कभी, उसके बाद 2 बिरले, उसके बाद 4 अक्सर। 4 कहाँ बिरले होता है 4, पहले 2 हो जाएगा कभी कभी, उसके बाद 4 हो जाएगा बिरले, उसके बाद कभी नहीं, अर्थपूर्ण हो जाता है ये। ऑप्शन नंबर डी 38 का। 39 नंबर में उसी प्रकार पूछा है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए इसमें भी डी हो जाएगा आंसर, ये वाला आप लोग कर सकते हैं। पहले देखिए 4 होता है, 4 के कब पैसा आता है हाथ पर, पैसा आने के बाद क्या काम करता है, स्थल खोजता है, स्थल खोजने के बाद फिर योजना बनाता है, योजना बनाने के बाद फिर उस पर निर्माण कार्य शुरू करता है, उसके बाद 5 फिर मकान बना देता है, मकान बनाने के बाद फिर किराया पर लगा देता है इसको, है ना। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर में चलते हैं हम लोग। देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया जा गया है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 40 नंबर में बने रहेंगे, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, आपको इसको बनाने का प्रयास करना है। 4 को 2 से गुना कीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा, 4 दूनी 8, 1 घटा दीजिएगा तो 7 हो गया। 7 में 2 से गुना कीजिए 14, 1 में घटा दीजिए 15, 15 को 2 से गुना कीजिए 30, 30 में 1 घटा दीजिए 29, 29 को 2 से गुना कीजिए 58, 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, 58 में यहाँ पर 1 जोड़ा है 59 हो जाएगा। फिर 59 को 2 से गुना किए और 1 घटा दिए तो फिर आ जाएगा 117। 1 जोड़ना है, 1 घटाना है, 1 जोड़ना है, इस प्रकार से करना है आपको। तो 469 आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला डी हो जाएगा आंसर। चलिए फिर लुप्त संख्या खोजना है 41 नंबर में। इसमें देखिए क्या किया है, 2 का क्यू और 2 का क्यू करके 1 जोड़ दिया है तो कितना हो गया 8 और 1 9। फिर उसी प्रकार से 3 का क्यू करेंगे, 3 3 होती है 27 और 1 28। फिर 4 का क्यू करेंगे, 4 चौका 16, चौका 64 और 1 65। 5 का करेंगे 5 25 25 और 125 और 1 जोड़ देंगे 126। उसके बाद 6 का 6 छक छक्के छक्का 216 और 1 जोड़ दीजिएगा 17। फिर 7 का कीजिएगा 7 49 7 343 और 1 344। इसका आंसर आपका 41 का सी आ जाएगा। चलिए आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाहिने ओर मुड़ते हैं, इसको आप बना सकते हैं। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, 42 का सी आ जाएगा, पूर्व दिशा इसका। फिर ये ब्लड रिलेशन से है आपका, बी आ जाएगा, माँ होगा इसका। चलिए 4 पाइप टंकी भरने में 1 घंटा लगता है, उस टंकी को 3 पाइप द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, इसका क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग। 44 का बी हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर बना सकते हैं। चलिए देखिए, जो भी हल्का रहेगा जिसमें टाइम नहीं लगेगा हम खुद बनाकर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बनाना शुरू करेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अब लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए 45 नंबर में चलते हैं। 45 नंबर में फाइनली इस टाइप को इतना लिखा गया है, सिस्टर को इतना, तो इसको किस टाइप से लिखा जाएगा, तो ये पूछ रहा है। देखिए एम कहीं पर दिया हुआ है, एम देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 6 से शुरू होगा क्योंकि एम 6 से, तो 6 से शुरू होगा, उसी प्रकार से मिलाइएगा। 45 का बी आ जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार से इसका है 46 का ए आ जाएगा आंसर। 47 का इसको देखिए, जहाँ जहाँ ये के दिया हुआ है तो के का मान देखिए कह रहा है के का अर्थ होता है भागा, तो यहाँ पर ही भाग दीजिएगा और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर निकल के 28 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से फिर इसका भी है, सिंप्लीफाई करना है, जहाँ जहाँ सीन दिया हुआ है उसको अब बोल रहा है उसी प्रकार से करना है, तो इसका भी 48 का ए आंसर निकल के सही आ जाएगा। 49 नंबर में देखिए कौन सा जोड़ा अन्न से अलग है, तो 49 का देखिए सी हो जाएगा। दवात और सिहाई तो एक ही होता है, नारियल में तेल निकलता है, गन्ना से चीनी होता है और दूध से मक्खन निकलता है, लेकिन दवाई सिहाई एक ही है, तो ये अलग हो गया। चलिए कुत्ता जानवर गाय, कुत्ता जो है एक जानवर है और गाय भी एक जानवर है, लेकिन एक शाकाहारी है एक मांसाहारी है, लेकिन इन दोनों भी जानवर के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आता है, जानवर के अंतर्गत में। तो ये आपका सटीक आंसर हो गया 50 का बी। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर का जो है पूछा जाता है कॉमन एबिलिटी टेस्ट में, टीचर वाले में, तो आपका समाप्त हो गया। फिर अगले क्वेश्चन हम 50 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन आपको यह देखना है, या उम्मीद हम रखते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम डालें वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो तो देखते हैं आप लोग, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें या लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही चैप्टर के साथ।
प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।